अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदार। जी से शुरू होता है हर सवाल, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जिन पर हम सवाल उठाएंगे। पनामा लीक्स की तहकीकात होंगी या नहीं, गुत्थी सुलझ नहीं रही। हुकूमत सर जोड़ के बैठी है, ऑपोजिशन जोड़ तोड़ में लगी है। बड़ी खबर लंदन से आएगी या इस्लामाबाद से। MQM का रॉ से मुबैना ताल्लुक का इल्जाम। मुस्तफा कमाल आज एक कदम और आगे बढ़ गए, मुत्तहिदा पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। MQM का जवाब क्या है, सुनिएगा फारूक सत्तार की ज़बानी। छोटू गैंग के खिलाफ ज़रबे आहन में पंजाब पुलिस एहलकारों की शहादत के बावजूद आहनी ज़रब लगाने में नाकाम। पंजाब में डाकू ताकतवर हो गए या पुलिस कमजोर हो गई, जमीनी हकाइक आप तक पहुंचाएंगे प्रोग्राम में। और पेशावर में टेटनस के इंजेक्शन न होने की वजह से एक साल में 222 बच्चे हलाक हो गए। पनामा लीक्स में मसरूफ इमरान खान साहिब को यहां भी तवज्जो देनी होगी। ये हैं आज के हिट्स, आपको दिखाते हैं आज का सवाल। आज का सवाल पंजाब में जारी छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन ज़रबे आहन के मुतालिक है, जिसमें अभी तक छोटू गैंग के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं आ सकी। और कराची में मशहूर SSP राव अनवार ने पंजाब पुलिस को ऑफर की है कि वो अपनी खिदमात फराहम कर सकते हैं छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में। सवाल भी यही है कि क्या पंजाब पुलिस को कराची के SSP राव अनवार की मदद की ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। आप ट्विटर अकाउंट जी फारूकी पर जाइए, अपनी राय दीजिए। आपकी राय हम दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। और अब बढ़ते हैं आज की अपनी बिग स्टोरी की जानिब। पनामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से बड़ी खबर इस्लामाबाद से आएगी या लंदन से, पूरी कौम इसकी मुंतजिर है। पनामा लीक्स के हवाले से बात करेंगे। सियासी जमातों की अहम क़यादत लंदन में है और पनामा लीक्स का बहरान पाकिस्तानी क़यादत को घेरे हुए है। चौथे निसार की इस बात के बाद कि 5 साबिक जजेस ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया है। आज बहुत उम्मीद बंदी थी उस वक्त जब वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में एक आला सतह का इजलास हुआ और तवक्को जाहिर की जा रही थी कि इंक्वायरी कमीशन के सरबराह का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अभी तक समझ नहीं आ रही, से नहीं हो पा रहा। और यही लग रहा है कि पनामा लीक्स के हवाले से तहकीकात हनूज दूर अस्त है। ये तो हुकूमत की तरफ की कहानी है, ऑपोजिशन की तरफ की कहानी ये है कि उसने सियासी जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। पनामा लीक्स के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में PTI ने आज न सिर्फ अवामी तहरीक से राबिता किया बल्कि मजलिस इबादत मुस्लिमीन से राबिता किया। अवामी तहरीक ने तो कल से अपने मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान भी कर दिया है। सिराजुल हक साहब ने भी सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। लेकिन पनामा लीक्स की तहकीकात हो भी सकेंगी कि नहीं हो सकेंगी, और अगर ये नहीं हो पाती, इंक्वायरी कमीशन नहीं बन पाता, तो फिर ऑपोजिशन और ऑपोजिशन में से खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी किस कदर जिम्मेदार होगी, यही सवाल लेके चलेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर मुमताज रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। 10 दिन गुजर गए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने अदालती कमीशन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वो अदालती कमीशन, वो इंक्वायरी कमीशन बन नहीं सका। और इसकी बुनियादी वजह यह नजर आती है कि जितना वावेला ऑपोजिशन ने मचा रखा है, तो कोई भी मोतबर शख्स इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शाह साहब, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत पर एतमाद नहीं है जजेस को। उन्हें ये पूरी तरह ये बावर करने में नाकाम रहे हैं कि वो खुद मुख्तार होंगे, वो आज़ाद होंगे, वो जो आज़ादी चाहते थे, जिस किस्म का वो कमीशन शायद उन्हें दरकार है, हुकूमत शायद उस हद तक जाने को तैयार ना हो। इसलिए ये एक अदम एतमाद भी है हुकूमत के इस
तर्ज अमल पर जो जजेस कर रहे हैं, और कंफ्यूजन है। हुकूमत में अपनी क्लैरिटी नहीं है कि उनने आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। पहले ऐलान किया, लेकिन शाह साहब माजरत के साथ अपोजिशन में भी तो क्लैरिटी नहीं है कि बढ़ना है आगे तो किस तरह से बढ़ना है। एक तरफ आप तमाम जमातों को, आज चौधरी परवेज इलाही साहब से भी मुलाकात हुई है, आप लोग सड़कों पे आने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी सड़कों पे आने को तैयार नहीं है। नहीं, बात यह है कि हम एक दूसरे से मशावरत कर रहे हैं कि ये एक मसला सामने आया है, बड़ा संगीन मसला है, इसके बैन अक़वामी ताने बाने बनते हैं, तो इस पर हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, एक मशावरत का अमल शुरू किया गया है। मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से मिला हूँ, मैं जमात इस्लामी की क़यादत से मिला हूँ, मैं आज काफ लीग की क़यादत से मिला हूँ, कल मैं शेरपाव साहब से वहादतुल मुस्लिमीन के क़यादत से मिल रहा हूँ। तो ये एक चीज इवॉल्व कर रही है, और आपने देखा कि ऑपोजिशन में तकरीबन इत्तफाक दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक अगर कमीशन बन जाए और उसके साथ जो फोरेंसिक ऑडिट की महारत रखते हैं, कोई ऐसी इंटरनेशनल फर्म अटैच कर दी जाए जिसके पास तजर्बा हो, तो शायद ऑपोजिशन इस पर मुत्तफिक हो जाए। अब ये चीज सामने आ रही है। लेकिन शाह साहब, आज के हुकूमती इजलास से यह खबर भी सामने आई है कि हुकूमत अपने उसी मौक़िफ़ पे कायम है कि रिटायर्ड जज की सरबराही में ही इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। तो क्या अब ऑपोजिशन ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर मान चुकी है कि उनकी मर्जी का इंक्वायरी कमीशन नहीं बनना, सो दे हैव टू कम आउट ऑन स्ट्रीट्स? देखिए, अगर हुकूमत किसी चीज पर नहीं आएगी और इस किस्म का वो कमीशन बनाएगी जो मुल्क की बेशतर जमातों को कबूल नहीं होगा, वो तो नॉन स्टार्टर होगा ना, तो उसको तो कोई कबूल नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत खुद ऑपोजिशन को धकेल रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन की बजाय सड़कों पर आए। हमारी सड़क पे आने की आखिरी तरजीह है, हमारा पहली ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन है। हम आज भी चाहेंगे कि अगर हुकूमत के साथ बात तय हो जाए और एक माकूल किस्म का खुद मुख्तार कमीशन बन जाए, तो हमारी पहली आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की शाह साहब कि अभी भी आपकी ख्वाहिश होगी कि हुकूमत से किसी भी तरह से बात तय हो जाए। तो ये बात तय क्या लंदन में तो नहीं होगी? चौधरी निसार साहब, खान साहब आज एक ही तैयारे में सवार थे, तो बड़ी चहमगोइयां अफवाहें भी हो रही हैं, तो जरा बताएं कि ये बात तैयारे में या लंदन में तो तय नहीं होगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि लंदन में तय होगी। इमरान खान साहब का जो लंदन का प्रोग्राम है वो पहले से तयशुदा था, और ये पनामा लीक्स का सरफेस होने से पहले का प्रोग्राम था, क्योंकि आप जानते हैं कि बर्मिंघम में उनका एक इज्तिमा है और वो कश्मीर के आने वाले इंतखाबात के सिलसिले में है। उनकी कुछ फंड रेजिंग। लेकिन शाह साहब, साइड लाइन्स में तो कुछ भी हो सकता है ना, बड़ा लंबा सफर है लंदन का, और तैयारे में सीटें भी तकरीबन साथ साथ थी, चौधरी निसार साहब की और खान साहब की। अब मैं तो जहाज में नहीं था, कि मेरे इल्म में नहीं है कि उनका आपस में तबादला ख्याल हुआ या नहीं हुआ, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हो गई जाए तो हर्ज नहीं है उसमें। अगर चौधरी निसार साहब की और उनकी नशस्त हो गई तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए, जो आपकी आज मुलाकात हुई है चौधरी परवेज इलाही साहब से। शाह साहब, आपने वो पनामा लीक्स में तमाम पाकिस्तानियों के नाम तो पढ़े होंगे, मुझे पूरा यकीन है। जी, तो उसमें एक शख्सियत का नाम है जिनका ताल्लुक चौधरी बरादरान की फैमिली से है। तो आप चौधरी बरादरान से ही मुलाकात कर रहे हैं पनामा लीक्स के खिलाफ तहरीक चलाने पे, और उनकी फैमिली के ही एक बंदे का नाम पनामा लीक्स में है। उन्होंने अपनी प्रेस से जब उन्हें एंगेज किया तो उन्होंने कहा कि हम दावत देते हैं हुकूमत को कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमसे शुरू कर ले, हमारे खानदान से शुरू कर ले। तो वो तो बिल्कुल पुरएतमाद थे, और उन्होंने कहा कि ये हम बिल्कुल फेस करने को तैयार हैं। तो उनमें कोई मैंने घबराहट या हिचकिचाहट नहीं देखी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मुमताज रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और इस बात को खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दे रहे थे कि तैयारे में टूवर्ड्स लंदन चौधरी निसार और इमरान खान साहब के दरमियान कोई बातचीत हो जाए या कोई बातचीत तय हो जाए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे मुस्तफ़ा कमाल के एक नए मुतालबे का। उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। जी, वेलकम बैक। एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी का मुतालबा सामने आ गया है।
पर पाबंदी का मुतालबा आज मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से सामने आया और इस मुतालबे की बुनियाद एक्स डिप्लोमेट शहरयार नियासी के हाल ही में वो इल्जामात हैं जो उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर लगाए हैं रॉ से मदद और फंडिंग हासिल करने के हवाले से। इसके अलावा सरफराज मर्चेंट साहब ने FIA को अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया था, कुछ दस्तावेजात भी दिए थे। ये वो बुनियादें थी जिनकी बुनियाद पर मुस्तफा कमाल साहब ने मुतालबा किया कि अगर इनमें से कोई भी इल्जाम साबित हो जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी जाए। सिर्फ यही नहीं, मुस्तफा कमाल साहब ने अपने पुराने साथी और अपने पुराने मेंटोर, अपने पुराने लीडर ना सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब बल्कि फारूक सत्तार साहब, जिन्हें वो कुछ अरसा पहले तक फारूक भाई कह के मुखातिब किया करते थे, उन पर भी धड़ाधड़ इल्जामात लगाए। देखने में ये आया था कि मुस्तफा कमाल साहब जब पाकिस्तान वापस आए थे तो फारूक सत्तार साहब के बारे में लबकुशाई या कोई भी इल्जाम लगाने से उन्होंने गुरेज किया था और वो कहा करते थे सहाफियों के सवालात के जवाब में भी कि फारूक सत्तार तो मासूम हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आज फारूक सत्तार साहब की तमाम तर मासूमियत मुस्तफा कमाल साहब को एक आंख ना भाई और उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब को भारतीय एजेंट का एजेंट करार दे दिया और भी बहुत कुछ कहा। इन तमाम इल्जामात के जवाब लेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर मुमताज रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और आपके बारे में जो इल्जामात लगाए हैं मुस्तफा कमाल साहब ने उस पर तो मैं बाद में आऊंगी। पहले जो पाबंदी का मुतालबा किया है एक्स डिप्लोमेट शहरयार नियाजी के इल्जामात या बयानात आप जो भी कह लीजिए उनको लेके कि MQM पर पाबंदी लगा दी जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये वो ख्वाहिश है इंशाअल्लाह जिस पर कभी भी अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि कोई आईनी कानूनी वजह नहीं है जिसकी बुनियाद पर ऐसा मुतालबा किया जाए और उस मुतालबे के पसे पुष्ट कोई ऐसी सॉलिड ठोस कोई सबूत और शवाहिद होने चाहिए जिसकी बुनियाद पर मामला अदालत में जाए और वो रेफरेंस भी हुकूमत वक्त अदालत में भेजे और अदालत में बाकायदा वो मुकदमा चले। जो मुद्दई है वो अपनी बात करें, जिनको अपना डिफेंस देना है MQM को अपना डिफेंस दे। तो अब तक नौबत अदालत में गई नहीं। ये जो मुनहरफीन है MQM के जिनकी आप बात कर रही हैं, इन्होंने तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि हमारे पास कोई सबूत और शवाहिद नहीं है। तो जब सबूत और शवाहिदी 25 सालों से यही ढोल पीटा जा रहा है, अब थोड़ा सा एक उसको नई शक्ल दे दी गई है। कभी चिनापुर की शक्ल दी गई थी, अब रॉ की फंडिंग की और रॉ से ताने बाने जोड़ने की, और उसी हवाले से नए किरदार जो है वो पैदा किए जा रहे हैं। और चूंकि मीडिया में ये चूरन और मंजन दिखता है। अब डॉक्टर साहब, ये चूरन और मंजन जो मीडिया में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा निशानदेही भी की है सबूतों की तरफ सरफराज मर्चेंट साहब ने भी और शहरयार नियाजी साहब ने भी। मेरी एंकर गरीदा फारूकी, यार ये जो सबूत आने का भी जो वो है ना रुख, इसकी डायरेक्शन ये उल्टी हो गई है। पहले इमरान खान और नसीरुल्लाह बाबर हजारों टन हजारों मन सबूत और दस्तावेजात यहाँ से लेकर गए। अल्ताफ भाई का MQM का कुछ नहीं गुजार सके। अब लंदन से नाम निहाद कोई सबूत आ रहे हैं तो उसको भी फेस कर लेंगे। इतनी हिम्मत तो करें कि उसे अदालत तक तो ले जाएं। डॉक्टर साहब, ये जो आप बार बार अदालत जाने का कह रहे हैं, तो क्या आपको आज मुस्तफा कमाल साहब की मीडिया टॉक में कहीं हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट नजर आई, आपको महसूस हुई? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर रियासती इदारों ने, रियासत ने, हुकूमत पाकिस्तान ने कोई स्टैंड नहीं लेना तो फिर कह दे कि वो झूठे हैं, उन पे मुकदमा चलाया जाए। कहीं फील हुई आपको डिसअपॉइंटमेंट किसी भी हवाले से? झिंझलाहट का शिकार हैं, मायूसी का शिकार हैं। वो समझते थे कि सियासत में अगर हम कोई इल्जाम लगा देंगे लोग आंख बंद करके उसके पीछे चल पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। मैं भी उनके खिलाफ कोई इल्जाम लगा दूं, चाहे वो सही हो, वो भी मेरे खिलाफ कोई इल्जाम लगा दे, जो हो सकता है कि कोई एक बात वो भी सही कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन बात सारी है कि ये जो तरीके तहजीब और शाइस्तगी के अपना एक प्रोग्राम और मैनिफेस्टो देना चाहिए, वो बुनियादी मसाइल जो कराची के हैं जिसकी बुनियाद पर हमने सियासत शुरू की थी, एहसास महरूमी था, वो तो पसे पुश चला गया। सिर्फ एंटाई अल्ताफ हुसैन कोई सियासी जमात बनेगी तो वो कितने अरसे कायम रहेगी, आप खुद बताएं ना। ये कब तक यही चूरन जो है वो बेच सकते? नहीं हो सकता ना। देखिए, मैं
फिर भी शाइस्तगी से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि आप शाइस्तगी से बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब जिन्होंने शुरू में आके आपको कहा था कि फारूक सत्तार बड़े मासूम हैं, आज उन्हें आपकी मासूमियत कहीं पर नजर नहीं आई। उन्होंने आपको भारतीय एजेंट का एजेंट करार दे दिया, यानी कि इनडायरेक्टली आप भी इंडिया के एजेंट हैं। देखिए, फर्ज कर लीजिए कोई भी भारतीय एजेंट है अगर, और अवाम में वो पॉपुलर है, मैं फर्ज कर रहा हूँ, देखिए इसको पॉपुलर है और उसने एक मैंडेट लिया हुआ है, लेकिन वो इल्जाम है भारतीय एजेंट होने का साबित तो नहीं हुआ। मुबैना तौर पर अगर अल्ताफ भाई भारतीय एजेंट हैं तो पहले साबित कीजिए कि वो भारतीय एजेंट है। मैं अपना ये गुनाह कबूल कर लूंगा कि मैं भारतीय एजेंट का एजेंट मैं बन गया था, वो मैं ना दानिस्तगी में बना, दानिस्तगी में बना, वो वक्त पर और हालात पर छोड़ दीजिए। लेकिन जहां तक मैंने अल्ताफ भाई का पूरा वो देखा है, उनकी जिंदगी, उनका प्रोफाइल, उनके साथ मैंने कहीं महसूस नहीं किया। और अगर भारतीय एजेंट तो वो होता है ना जिसने अगर पैसे लिए उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया, उस पैसे से डॉक्टर साहब आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन आज की खबर यह है कि जीआईटी ने मुत्तहिदा को रॉ की फंडिंग के हवाले से काम भी शुरू कर दिया है। सरफराज मर्चेंट को दोबारा भी बुलाया जा रहा है पाकिस्तान, और उन्होंने दोबारा आमादगी भी जाहिर कर दिया आने के लिए। सरफराज मर्चेंट तो पाकिस्तान आए थे ना, और ये सारी चीजें देकर ही तो गए हैं ना। और बात सारी ये है कि अगर कोई सबूत लाए हैं वो और उसे जीआईटी होगी और वो अदालत में पेश किए जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि जिनापुर का तो नक्शा भी बरामद हुआ था ना, गरीदा ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने तो नक्शा भी दिखा दिया था सारे कराची के साथियों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो फिर वो नक्शा क्यों नहीं अदालत में किया और अदालत में साबित क्यों नहीं हुआ वो, और क्यों इल्जाम लगाने वालों ने 17 साल बाद वो इल्जाम वापस लिया? मैं तो आपसे लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मंतकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। एक डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे। रहमान मलिक साहब पर काफी एतराजात उठाए जा रहे हैं, और आज तो मुस्तफा कमाल साहब ने यह कह दिया कि रहमान मलिक मुत्तहिदा के जिम्मेदारों में से एक हैं। इस पे क्या कहिएगा? मैं ये समझता हूँ कि रहमान मलिक साहब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान एक ब्रिज थे। अगर आप मैरिज पे बात करेंगे तो उन्होंने एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को करीब लाने में वो किरदार अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो सिंसियर नहीं थे, आसिफ अली जरदारी साहब सिंसियर नहीं थे, पीपल्स पार्टी में एक एमक्यूएम मुखालिफ माहौल था जिसके जेर असर आकर आसिफ अली जरदारी भी कामयाब नहीं हुए एमक्यूएम का मुसलसल एतमाद कायम रखने में, और रहमान मलिक भी नहीं हुए। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ। बाकी अगर दुबई में ये कहते हैं कोई मीटिंग हुई थी, तो भाई मैं किसी ऐसी मीटिंग में था ही नहीं। और ये कोई भी बात कर देना कोई मीटिंग हुई थी, ये हवाला दे देना, ये चीजें जो हैं वो इल्जामात ही के जुमरे में आती है। इल्जामात से बात आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए ना, वो शहरियार खान नियाजी ने भी 7 दिन का वक्फा लिया ताकि 7 दिन में उसका कद और ऊंचा हो, काउंटडाउन स्टार्ट हो। हर चैनल का 7 दिन आज पूरे होने वाले। तो अल्ताफ भाई से भिड़कर एमक्यूएम के सामने आकर कितने लोगों ने गुमनामी से कितनी बड़ी बड़ी शोहरत जो है वो हासिल की है। तो ये कुछ सियासी अज़ाइम है, आगे जाकर वो भी आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से लगाए गए इल्जामात का और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी के मुतालबे का जवाब दे रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे जनूबी पंजाब में जारी छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन ज़रबे आहन में पंजाब पुलिस आहनी ज़रब लगाने में नाकाम क्यों है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। जनूबी पंजाब के इलाके राजनपुर में छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन ज़रबे आहन चल रहा है, लेकिन पंजाब पुलिस डाकुओं पर आहनी ज़रब लगाने में नाकाम है। राजनपुर का इलाका कच्चा जमाल मैदान जंग बना हुआ है। 17 रोज हो गए हैं छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस डाकुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। 18 पुलिस वाले अभी भी छोटू गैंग की हिरासत में हैं, और ये तमाम सूरत हाल पंजाब में ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब वजीर कानून पंजाब, वजीर दाखिला पंजाब, डिफैक्टो वजीर दाखिला पंजाब राना सनाउल्लाह साहब बार बार इस बात की यकीन दहानी करवाते रहते हैं, इस बात
पे जोर देते रहते हैं कि पंजाब में कोई नो गो एरिया नहीं है, लेकिन राजनपुर का इलाका कच्चा जमाल, जहां पर छोटू गैंग के जेरे असर इलाके में पंजाब पुलिस घुस तक नहीं पा रही, वो राणा सनाउल्लाह साहब के इन दावों का मुंह चढ़ा रही है और इन दावों की कलई खोलने के लिए काफी है। 7 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, 18 पुलिस वाले जेरे हिरासत हैं, लेकिन अभी तक छोटू गैंग के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इन 7 पुलिस एहलकारों की कीमती जानों का ज़या क्यों हुआ, 18 पुलिस एहलकार हिरासत में क्यों गए, इसके पीछे नाकामियों की एक तवील दास्तान है, जिसमें स्ट्रैटेजी की नाकामी भी है। और इसीलिए वज़ीर आला पंजाब साहब ने अब से कुछ देर पहले जो इजलास किया है उसमें डांट भी पिलाई है मुतल्लिका अफसरान को, लेकिन कुछ जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, कुछ जो ग्राउंड हकीकतें हैं, वो एक्सप्रेस न्यूज ने भी उसका कुछ खोज निकाला है। और एक पुलिस वाले ने, जिसकी शनाख्त हम छुपा रहे हैं, जाहिर है उसकी नौकरी का मसला भी है, उसने क्या कहा नाकिस हिकमत अमली के बारे में और हथियारों की अदम दस्तयाबी के बारे में, जरा वो सुनिएगा। पहले भी हमने ऑपरेशन किए हैं, ऑपरेशनली जो सिचुएशन चल रही थी, हमने पहले भी अपनी हाई कमांड से रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली हमें जो सपोर्ट है कि विद गनशिप हेलीकॉप्टर ज़रूर दें, क्योंकि उनकी सिचुएशन जो है आप ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रख के फाइट करें। फाइट करना कोई इतना वो नहीं है कि हम जवान अब लड़ने में हमें हौसला नहीं है, सब जवान अब हौसला रखते हैं और लड़ने की जरूरत रखते हैं। मेन चीज़ है कि हमें वो इक्विपमेंट नहीं दिया गया जिसकी हमें ज़रूरत थी। हमने डिमांड की थी, अपने कमांडेंट साहब से भी डिमांड की थी और हाई अथॉरिटीज़ जो भी हैं गनशिप दें, गनशिप नहीं दे सकते। अगर इनके पास नहीं है इतने इक्विपमेंट तो करंटली हमें एपीसी तो लाजमी दें। उन्होंने कम्युनिकेट किया क्योंकि उनके पास वायरलेस सेट हैं पड़े, वो उन्होंने कहा कि आपके 6 जवान हमने शहीद कर दिए हैं। हमने अपने जवानों को हम ये बताएं क्या हम हर बार हमारा ही नुकसान होना है? हमने क्या, हमें हौसला नहीं है लड़ने का? कि कौन कहता है हमें लड़ने का हौसला नहीं, लेकिन हमें लड़ाई तरीके से लड़ाई। हमें जाने के लिए वहाँ पे कोई बुलेट प्रूफ बेड़ी या अदर्स कोई चीज़ नहीं देगी, हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई इक्विपमेंट्स जिसमें हम महफूज होकर अंदर एंट्री कर सकें। पुलिस की कैपेसिटी के बारे में बात तो आपने सुन ली। अब पंजाब पुलिस ने फौज की मदद भी मांग ली है, इस पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त जाएंगे एक्सप्रेस न्यूज की तरफ। कुछ ब्रेकिंग न्यूज है। जी वेलकम बैक। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे थे कि इमरान खान साहब लंदन पहुंच गए हैं, पानामा लीक्स पे मीडिया टॉक कर रहे थे, लेकिन हम इस ब्रेकिंग न्यूज पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे जनूबी पंजाब में ऑपरेशन ज़रब आहन, जिसमें पंजाब पुलिस आहनी ज़रब लगाने में नाकाम है। नाकाम क्यों है जानने के लिए चलेंगे राजनपुर, वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर यासिर इकबाल। यासिर, इसका ग्राउंड रियलिटीज क्या है ये बताइएगा, फौज क्या पहुंच चुकी है पंजाब पुलिस की मदद के लिए, और 7 पुलिस एहलकारों की शहादत कैसे हुई, और अभी जिस पुलिस वाले से बात भी की थी एक्सप्रेस न्यूज ने, तो पुलिस के पास क्या क्या कैपेसिटी की कमी है? जी बिल्कुल गरीता, जैसे आपने फरमाया लड़कों की बात भी सुनवाई गई, सेम यही ग्राउंड रियलिटी है। जिससे भी हमारी बात हुई ऑपरेशन के बाद, उनका यही कहना था कि हमें जैसे ही एंट्री का कहा गया, आईजी पंजाब ने ज़बरदस्ती हमें कहा भी आप एंट्री करें, लेकिन उन्होंने बारहा कहा था कि सिर्फ हेली के जरिए ये ऑपरेशन मुमकिन है। जब हेली के अंदर बमबारी करता है या उसमें गोली मार्टर गोली गिराए जाते हैं, उसके बाद अगर ज़मीनी कार्रवाई की जाती सबसे बेहतर था। लेकिन जब उनको भेजा गया तो फिर का जो एहलकार था उसके पास सिर्फ 150 गोली थी। 150 गोली 5 से 6 मिनट में चलनी थी। उसके बाद उनके पास ना कोई बैकअप उनको मिला, ना उनको पीछे से कोई मजीद नफरी भेजी गई, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मसला बना। इसमें 7 एहलकार शहीद हुए पुलिस के, 18 यरगमाल हैं छोटू गैंग के पास, और 6 से 7 एहलकार जो जख्मी हैं वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीमयार खान में एडमिट हैं। और इसी तरह जैसे आपने बताया, राणा सनाउल्लाह का कहना था भी पंजाब में कोई नो गो एरिया नहीं है। राजनपुर में वो आके देखें, इस इलाके में कच्चा जमाल में राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ चलें, हम उनके साथ चलते हैं, हमें लेके चलें भी, वो कैसे नो गो एरिया नहीं है। अब पुलिस की मदद के लिए पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुंचे हैं, जिनको देखते ही यहाँ की आवाम जो है कच्चे की पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाती रही है और पुरजोश है। उनका अब ये कहना है अब हमें उम्मीद नजर आती है। यासिर, फौज ऑपरेशनल मदद के लिए पहुंच चुकी है या अभी सिर्फ उसने फजाई जायजा लिया? जी अभी सिर्फ फिजाई जायजा लिया गया है। 4 से 5 हेलीकॉप्टर जो उनसे थे सोन मियानी में उतरे हैं पाक आर्मी के, और अभी फर्दन हमें कोई इतला नहीं मिल रही, लेकिन उसमें जैसे ही हेलीकॉप्टरों को आवाम ने देखा तो पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए हर तरफ। और मैं आपको ये बताता चलूं कि पुलिस की जानिब से फायरिंग का सिलसिला रोक दिया गया है। मोर्चों में पुलिस तो मौजूद है, लेकिन वहाँ पे छोटू गैंग की जानिब से हेलीकॉप्टर को देखते ही फायरिंग भी की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर इकबाल, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का इंतहाई संगीन मामला, जहां पर 1 साल में
टेटनस के इंजेक्शन न होने की वजह से 222 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक और संगीन खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में 1 साल के दौरान टेटनस के इंजेक्शन, तशन्नुज के इंजेक्शन ना होने की वजह से 222 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। मीडिया के सामने कहीं पर यह खबर नहीं आई। कल एक्सप्रेस न्यूज ने यह खबर उठाई तो सब दंग के दंग रह गए कि खान साहब, जिनकी आजकल की तरजीह पानामा लीक्स है और हुकूमत पर शदीद तनकीद है, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी नजर करनी चाहिए और खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी तफसीर आपको बता दें कि ये 1 साल में 222 बच्चे की हलाकतें कैसे हुई। पेशावर का अस्पताल है शहीद सिफत गयूर, जिनके नाम से सब वाकिफ हैं, उनके नाम पर, जहां पर ये टेटनस का इंजेक्शन दस्तयाब नहीं है और इंजेक्शन दस्तयाब ना होने की वजह फंड्स की कमी है। सेहत का इंसाफ, आप जानते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का एक बुलंदो बांग सेहत का प्रोग्राम है, इस पर भी बहुत से सवालात उठते हैं। टेटनस का एक इंजेक्शन 8,000 से 20,000 रुपए तक में मिलता है और गरीब अवाम अपने खर्च से उधार लेके, कर्ज लेके ये इंजेक्शन अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खरीदने पे मजबूर हैं, सरकारी अस्पतालों में मौजूद नहीं है। मजीद डिटेल जानने के लिए हम चलेंगे पेशावर, वहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर एहतशाम खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौकिफ लेंगे। मेरे साथ होंगे मुश्ताक गनी साहब। मुश्ताक गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपसे मैं केपी हुकूमत का वर्जन भी लूंगी, लेकिन पहले जरा एहतशाम खान से जान लें कि मजीद डिटेल्स क्या हैं। 1 साल में 222 बच्चों की हलाकतें। एहतशाम। जी बिल्कुल, देखें गरीदा, ये चिल्ड्रन अस्पताल सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि कबायली इलाकों से भी बच्चों को इलाज के लिए लाया जाता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि 6 महीने पहले अस्पताल इंतजामिया ने महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा को एक मरासला जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि टेटनस के इंजेक्शन ना मिलने की वजह से 100 से ज़ायद बच्चे 6 माह में जाँ बहक हो चुके हैं। और ये भी उसमें महकमे सेहत से अपील की गई थी कि खुदारा इस अस्पताल को बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए टेटनस के जो इंजेक्शन है उनकी खरीदारी के लिए फंड फराम किया जाए। लेकिन जो महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने 6 माह गुजरने के बावजूद अभी तक 1 रुपया भी इस जो हॉस्पिटल है इसको फंड फराम नहीं किया टेटनस के इंजेक्शन खरीदने के लिए। और अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, मार्च की जो रिपोर्ट आई है, 6 माह गुजरने के बाद 222 बच्चे जो खैबर पख्तूनख्वा के गरीब लोगों के बच्चे थे, वो टेटनस के इंजेक्शन ना मिलने की वजह से चिल्ड्रन अस्पताल में जाँ बहक हो चुके हैं। और इसकी रिपोर्ट जो है अब नई रिपोर्ट तैयार करके सेक्रेटरी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दी गई है। यहाँ पे ये अमर भी काबिल जिक्र है कि अस्पताल में जो इनका अपना फंड है, तकरीबन 90 लाख रुपए का इनका सालाना फंड है चिल्ड्रन हॉस्पिटल का। और यहाँ पे इन बच्चों के लिए हर इंजेक्शन खरीदने के लिए अब जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चों के वालिदैन हैं, वो 1500-1600 रुपए तक एक इंजेक्शन मार्केट से खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का महकमे सेहत का जो पूरा बजट है, सालाना बजट, उसमें से 60% बजट जो है वो सूबाई हुकूमत अभी तक खर्च नहीं कर रही है। और ये तमाम बजट जो है ये 60% बजट लैप्स हो रहा है, 60% बजट लैप्स हो रहा है। मुश्ताक गनी साहब, बहुत अफसोस के साथ मैं आपके पास ये सवाल लेके आ रही हूँ कि थर में बच्चे जाँ बहक होते हैं, वो भी बहुत गलत बात है, बहुत संगीन, बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन पीटीआई के लोग उस पर सियासी बयानात जारी करते हैं, उस पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सियासत भी करते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में 1 साल में 222 बच्चे जाँ बहक, जनवरी से मार्च तक 35 बच्चे जाँ बहक। मुश्ताक गनी साहब, क्या हो रहा है? गरीदा जी, मैं इत्तेफाक नहीं करता एहतशाम की रिपोर्ट के साथ। मैंने पूरी मालूमात ली है हेल्थ डिपार्टमेंट से। मेरी मालूमात ये है कि टेटनस की जो इंजेक्शन है वो सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं और वो टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से किसी बच्चे ने नहीं लगाए हुए या किसी वजह से उसको ये बीमारी हो जाती है, तो वो जो केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं वो 110 हैं, जो उसमें से 110 में से 80 जो है
सेहतयाब हो गए थे और जो 30 के करीब जो है वो एक्सपायर हुए हैं। और इसके लिए एक इंजेक्शन है टेंटागॉन। सर, ये आपके पास कब से कब तक का डाटा है? ये 30 बच्चों का जान बहक होना, 30 बच्चे भी बहुत बड़ी बात है। आपके पास कब से कब तक का डाटा? इसी साल के जो पीरियड एहतशाम बता रहे हैं, ये 3 क्वार्टर्स का है, तकरीबन 8-9 महीने का बन जाएगा। तो मुझे उन्होंने ये बताया, और इसमें यह है कि हमने तमाम हॉस्पिटल्स को, वजीर आला ने जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको 6 करोड़ रुपया, और जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनको भी 2 करोड़ 3 करोड़। मुश्ताक हनी साहब, अगर आप मुझे इंटरप्ट करने की इजाजत दें तो एक तो ये एहतशाम खान की रिपोर्ट पर जी मैं सिर्फ एक दरखास्त करता हूं कि ये पेंटागॉन जो इंजेक्शन है ये पूरे पाकिस्तान में एक कराची का सोल डिस्ट्रीब्यूटर है इसमें, और सम टाइम ये मार्केट में शॉर्ट हो जाता है और मिलता नहीं है। और अभी इसके लिए मैं ये अपील करूंगा फेडरल गवर्नमेंट से भी कि और भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दे लोगों को। सर, अगेन फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सर ये एहतशाम खान की रिपोर्ट नहीं कह रहा, मैं कहता हूं सर ये एहतशाम खान की रिपोर्ट नहीं है। सर, ये एहतशाम खान की रिपोर्ट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स एहतशाम खान ने हासिल किए हैं अस्पताल इंतजामिया से। और अगर आप मजीद जानना चाहें तो जनाब वो अस्पताल के MS का जरा शॉर्ट सुनवाइएगा प्लीज। सर एक शॉर्ट सुन लीजिए अस्पताल के MS का प्लीज। जी प्लीज वो शॉर्ट प्ले कीजिएगा, अस्पताल के MS जो बात कर रहे हैं। हमारे पास मसला ये है कि हमें जो अवेलेबल बजट है उसका हम एज ए रूल सिर्फ 10% लोकल परचेस कर सकते हैं, जो कि हम कर चुके हैं। इससे ज़्यादा अगर हम करें तो वो ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा। तो हम ये रिक्वेस्ट हमने की है अपनी डिपार्टमेंट से कि या तो हमें इस अवेलेबल बजट में 10% से ज़्यादा इजाज़त दे दें, या हमें स्पेशल ग्रांट दे दें, या दूसरी बात ये कि MCC में अवेलेबल नहीं है। अगर MCC में अवेलेबल हो जाए तो फिर हम इसी बजट में इसको ले सकेंगे। तो फ़िलहाल मरीज़ बाज़ार से ले आते हैं, तो बाज़ लोगों के पास पैसे होते हैं, बाज़ के पास नहीं होते। अगर वो ले भी आए और लेट हो जाए तो तब भी इसका वो असर नहीं होगा जो फिलफोर लग जाने के बाद जो असर होता है। अब सर मुश्ताक साहब, ये आपने MS डॉक्टर मुशर्रफ की बात सुन ली, सर एक मरीज का भी शॉर्ट सुन लीजिए। एक मरीज जिसका बच्चा जो है वो अफेक्टेड हुआ है, सर उसकी बात जरा सुन लीजिएगा। जी वो जरा सुनाइएगा उस मुतासिरा शख्स की बात। मैं पार्टी का आदमी हूँ, शाहराम खान तरकई असद केसर के गाँव का मैं आदमी हूँ। तो इधर से मेरे को कोई इंजेक्शन नहीं मिला, मैं पैसों से लेकर आया हूँ और ये मेरे पास उसका रसीद है। मैं शाहराम खान के पास अभी 2 बार गया, कल भी गया, आज भी गया, उससे कंप्लेन भी किया, इधर डॉक्टर साहब को फ़ोन भी किया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। तो और आवाम को सर ये वज़ीर सेहत शहराम तरक्की के इलाके का बंदा है, सवाबी का। वज़ीर सेहत साहब चूँकि मसरूफ़ थे तो हमने आपको ज़हमत दी है, अब फरमाइएगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर साहब आए हैं, मैं समझता हूँ इनका भी बड़ा कसूर है कि इनको 10% बजट का परचेज करने की इजाज़त है। मेरी अब मालूमात ये है कि 3-4 दिन पहले इन्होंने लेटर लिखा जबकि हम परचेज नहीं कर सकते, इस कानून की वजह से इनको डिपार्टमेंट ने इजाजत दे दी है कि आप इसको पेपरा रूल्स को मद्देनजर रखते हो कोटेशंस कॉल करें और इनको बाय करें। ये जो इंजेक्शन है टेंटागॉन जिसकी प्राइस है 5 से 8 हज़ार रुपया और ये 30 हज़ार रुपये तक एक पेशेंट के ऊपर खर्चा आता है। तो ये आपका शुक्रिया कि आपके चैनल के जरिए ये बात हाईलाइट हुई। ये बाज लोग हैं डिपार्टमेंट के अंदर भी होते हैं कि जो गैर जिम्मेदारी करते हैं, जैसे इन्होंने मैं एहतशाम से कुछ पूछना चाहूंगी। एहतशाम, आप मुतमईन हैं मुश्ताक हनी साहब के जवाबात से? देखिए गरीदा, जो अस्पताल इंतजामिया ने खुद ही बताया है कि ये इंजेक्शन 6 माह से सूबे के सबसे बड़े हॉस्पिटल को बंद थे और बाकायदा तौर पर तहरीरी शक्ल में एक मरासला महकमे सेहत को जारी किया गया था। और ये भी हमारे जराये के मुताबिक कि इस बात का जो वजीर सेहत है खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरक्की को, उनको इस बात का इल्म था और बाकायदा तौर पर ये रिपोर्ट उन तक भी पहुंचाई गई थी और उनको ये बताया गया था कि 6 माह के दौरान 100 से ज्यादा बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज का नोटिस नहीं लिया और जो मजबूरन इस अस्पताल की इंतजामिया ने 6 माह बाद दोबारा एक लेटर महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा को लिखा और मुश्ताक साहब, अब आप यकीन दहानी करवाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अस्पतालों में ये टेटनस के इंजेक्शन दस्तयाब होंगे?
बिल्कुल मैं यकीन दहानी भी कराता हूं और मैं ये इंक्वायरी भी करूंगा। एहतशाम जो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं कि 200 या इतने बच्चे, मुझे बताया इस डिपार्टमेंट ने कि 30 बच्चे जो है वो एक्सपायर हुए हैं, और ये आज की बात मैं कर रहा हूं कि मुझे ठीक है मुश्ताक हनी साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन इस इशू को हम टेकअप करते रहेंगे और आपसे सवाल भी करते रहेंगे। आपने यकीन दहानी करवाई है कि तमाम अस्पतालों में टेटनस के इंजेक्शन मौजूद होंगे। जाते जाते आपको आज के सवाल का रिजल्ट दिखा दे। हमने सवाल किया था कि क्या पंजाब ऑपरेशन में एसएसपी राव अनवार की मदद लेनी चाहिए, तो इस वक्त 70%